हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास मैथ का चैप्टर 1 रहेगा रियल नंबर। हिंदी में बोलते हैं उसको वास्तविक संख्या। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर का परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में पहला आता है प्राकृतिक संख्या। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इसे कहीं पे भी एन से दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, एन से दिखाते हैं। और ये प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती वाली संख्या होती है, जैसे किसी भी चीज़ को गिना जा सके। जैसे इस डिस्प्ले पे देखें तो टूल्स कितने हैं, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? एक से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे गिनते जाएंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनने वाली संख्या। और हम गिनने वाली संख्या को कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5, और पता नहीं कितनी भी संख्या है हम उसको गिन सकते हैं। तो ब्रह्मांड में कितनी संख्या है, कितने लोग हैं? असंख्य लोग, मतलब लोगों को गिन सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? कितनाओं को भी गिना जा सकता है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनने वाली संख्या होती है। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक होती है। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है कि ये संख्या कितनी होती है, कोई गिन नहीं सकता। ठीक है, और इसे नेचुरल नंबर कहते हैं, इसे एन से दिखाते हैं। ठीक है, अब अगली बात करेंगे हम पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या क्या होता है कि अगर हम कहें कि इस डिब्बे में कितने पेन हैं, तो एक भी पेन नहीं है, यानी कितने पेन हैं? 0 पेन है। ठीक है, तो जीरो के बाद अगर उसमें कुछ आ जाता है 1 2 3 4, तो ये पूर्ण संख्या क्या होता है? इसको होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसको होल नंबर बोलते हैं, इसे डब्ल्यू से दिखाते हैं। ठीक है, इसे डब्ल्यू से दिखाते हैं। और ये कहाँ से शुरू होता है? 0 और कामा एन मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। 0 के बाद ये नेचुरल नंबर आगे तक आता जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या है? 0 कामा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, 5 6, और ये कहाँ तक जाएगा? ये भी अनगिनत संख्याएं होती हैं। ठीक है, अनगिनत संख्याएं। तो ये पूर्ण संख्या हो गया हमारा, इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे होल नंबर कहते हैं। और ये क्या होता है? नेचुरल नंबर में 0 भी आ जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है, आगे है पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक वह होता है जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों संख्याएं होती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या तथा शून्य संख्या होता है, वह क्या होता है? पूर्णांक होता है। इसे इंटीजर कहते हैं और इसे जेड से दिखाते हैं। ठीक है, इसे इंटीजर बोलते हैं अंग्रेजी में, और इसे जेड से दिखाते हैं। तो ये क्या होता है? यहाँ पे लिखते हैं 0 होता है, और इधर पॉजिटिव संख्या होती हैं, धनात्मक संख्या होती हैं। ठीक है, अनंत तक होती हैं, इसका भी कोई अंत नहीं है। और इधर ऋणात्मक की संख्या होती हैं। ठीक है, इधर ऋणात्मक की संख्या होती हैं, इसका भी कोई अंत नहीं है। तो ये होता है हमारा पूर्णांक। परिमेय संख्या की बारी है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? वे संख्या हैं जिनको अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहें कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा सकता है। p/q यानी ये क्या है? इसको बोलते हैं अंश। ठीक है, इसको बोलते हैं अंश। जो ऊपर होता है उसको अंश बोलते हैं, और जो नीचे होता है उसको हर बोलते हैं। ठीक है, और p और q क्या होने चाहिए? p और q क्या होने चाहिए? ये दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, पूर्णांक होने चाहिए। p और q पूर्णांक होने चाहिए, और q 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये होता है परिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, और p q पूर्णांक हो, और q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर q यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो जो भी कुछ भी भिन्न होगा वह क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी का कोई मान नहीं होता, अनंत का कोई मान नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि q 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, q 0 के बराबर नहीं होता है। और फिर से देखते हैं, वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, और q
जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। जैसे उदाहरण देखें, उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा इसका, जैसे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सारे प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद 3/2 हो सकता है, फिर से 7/1 हो सकता है, -5/2 हो सकता है, ठीक है। और काफ़ी संख्याएं हैं जो हो सकती हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या जिनको भिन्न के रूप में लिखा जा सके, यानी अंश व हर के रूप में लिखा जा सके, और पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो, और क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। इतना बात क्लियर है। अब आते हैं अपरिमेय की ओर, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है कि वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में न लिखा जा सके, कब, जब ये दोनों पूर्णांक हों, ठीक है। जब ये दोनों पूर्णांक हों तब p/q के रूप में न लिखा जा सके, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और q कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है। q कभी भी जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, ठीक है। ये q कभी जीरो नहीं होता है, ठीक है। अगर ये जीरो हो जाएगा, नीचे वाला यानी हर वाला जीरो हो जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, संख्या अनंत हो जाएगा। और अनंत का तो कोई वैल्यू पता नहीं है कि इतना 5 अनंत, अंत कहीं है ही नहीं संख्या का, ठीक है। तो इसलिए अगर वो 1/0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। 2/0 है तो इसका मान भी इन्फिनिटी हो जाएगा। 5/0 है तो इसका मान भी इन्फिनिटी हो जाएगा। 1000/0 है तब भी इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। मगर किसी भी संख्या के बटे में नीचे अगर जीरो संख्या आ जाती है तो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। और p और q पूर्णांक हों तब नहीं लिखा, मतलब p और q पूर्णांक नहीं रहेंगे ऊपर नीचे, तो वह क्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या, ठीक है। p और q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जो कि p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, √2। ये √2 क्या है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्या होता है, 1 होता है, -1 होता है, 0 होता है, 2 माइनस में होता है, 2 प्लस में होता है, यानी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और 0, ये सब क्या होता है, ये पूर्णांक होता है। अंडर रूट वाली संख्याएं पूर्णांक में नहीं होती हैं। अब आप कहेंगे कि सर 4, तो 4 क्या हो जाएगा, 4 को अगर बाहर निकालेंगे तो 2 × 2 होगा, फिर से इसका बाहर क्या आ जाएगा, +-2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, पूर्णांक है, यानी कड़ी में 4 क्या है, पूर्णांक है। ये वास्तविक संख्या को, तो वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये एक डब्बा है, मैंने ये डब्बा बना दिया, ये खाली है, अभी इस टाइम पे क्या है, खाली है। और एक डब्बा मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। और एक डब्बा मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। ये इसमें क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और इसमें क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस डब्बा को उठा के हम इसमें डाल दें, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, तो परिमेय संख्या। अब इसको उठा के डाल दिए, ये खाली हो गया, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, और इसमें क्या आ गया, ये परिमेय संख्या आ गया, ठीक। अब ये अपरिमेय वाले डब्बे को उठा के हम इसी डब्बे में फिर से डाल देते हैं, तो ये डब्बे में क्या आ गया, परिमेय संख्या, और क्या आ गया, अपरिमेय संख्या आ गया, ठीक है। इस डिब्बे में क्या आ गया, इस डिब्बे में अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या हो गया। तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है, ठीक है। वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं और इसे r से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये रहा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के उदाहरण में क्या आ जाएगा, उदाहरण में हम देखें तो सभी संख्याएं आ जाएगी, जितनी अभी तक पढ़े हम सभी संख्या। प्राकृतिक संख्या भी आ जाएंगी, ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4। और पूर्ण संख्या भी आ जाएंगी। पूर्ण संख्या में क्या आता है, 0 आ जाता है। और सभी संख्या हो जाएंगी उदाहरण में इसके, सभी सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक संख्या, ठीक है, सभी परिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या, पूरी
अभी तक जितना संख्या पढ़े वह सभी संख्या क्या हो जाएगा, सभी संख्या हो जाएगा, सभी संख्या वास्तविक संख्या हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो ये वास्तविक संख्या खत्म हुआ। अब हमारा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसको समझने के पहले एक भाग कर लेते हैं। भाग में होता क्या है, पहली बात क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, भाज्य होता है, भाजक होता है, भागफल होता है और शेषफल। यही चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें भाग में। ठीक है, तो इसमें हमारा कैसे होता है, एक ऐसे भाग होता है ऐसे, और यहाँ पे क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, यहाँ पे शेषफल होता है, यहाँ पे क्या होता है, भागफल होता है। और जो अंदर होता है उसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। ठीक है, भाज्य कहते हैं। और यहाँ पे जो होता है उसे क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। ठीक है, इसको भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। तो यही क्या होता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। इसी को कैसे लिख सकते हैं हम, इसी को कैसे लिख सकते हैं, इसी को कैसे लिख सकते हैं हम अभी आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा इसको छोटा कर लिया जाए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो ये हो गया हमारा, अभी आपको दिखा रहे हैं ये। तो अब यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे अगर मान लीजिए जैसे ऐसे है, यहाँ पे आ जाए हमारा 20। ठीक है, यहाँ पे आ जाए 20 और यहाँ पे आ जाए 5। तो ऐसे भाग करेंगे कैसे, 5 चौके 20, 20 होगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, यानी शेषफल क्या आ जाए, 0 हो गया। भागफल क्या है, 4 है। भाज्य क्या है, 20 है। और 5 क्या है, भाजक है। तो इसको एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, तो हमारा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है वो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को हम ए लिख सकते हैं और भाजक को बी लिख सकते हैं और भागफल को क्यू लिख सकते हैं और शेषफल को आर। तो हम इस समीकरण में इसको लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे है कि आर जो है हमेशा आपको पता ही होगा कि जो शेषफल आता है वह भाज्य से क्या होता है, जो शेषफल आता है वह भाजक से, किससे, भाजक से, ये भाजक है, इससे क्या होता है हमेशा छोटा ही होता है। ठीक है, इससे हमेशा ही छोटा होता है। और आपने देखा होगा कि जो आर आता है यानी शेषफल आता है वह हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है ये आर। ठीक है, या तो 0 के बराबर होता है या तो 0 से बड़ा होता है। ठीक है, 0 से कभी छोटा नहीं देखा होगा। कभी यहाँ पे शेषफल माइनस में आप लोगों ने देखा होगा, माइनस में नहीं देखा होगा। ठीक है, माइनस में शेषफल आएगा ही नहीं, किसी से घटेगा ही तभी यहाँ पे आता है भाग में। तो यहाँ पे क्या होगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा, यानी क्या होगा, 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ये थी दो कंडीशन। पहला क्या था कि इससे हमेशा ये छोटा होता है। ठीक है, भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है। और जो शेषफल होता है 0 से, और मतलब 0 के बराबर और 0 से बड़ा हो सकता है। तो ये था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्या था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो अब इसके आधार पे हमारे क्वेश्चंस बनेंगे इसी के यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पे। तो इस वीडियो में हम उदाहरण देखेंगे और अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक दो उदाहरण देख लेते हैं। तो एक उदाहरण है कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले कि इसमें बड़ा और छोटा कौन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल और लिखेंगे कि यहाँ यहाँ 4552 छोटा है 12576 से, ये लिखेंगे। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या होता है ये, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है। तो इतना लिखने के बाद हम उसके आगे लिखेंगे, हम लिखेंगे अब इसमें जो बड़ा होगा उसको ए के जगह पे लिखना है, ठीक है। तो बड़ा कौन है, 12,576 बड़ा है, ठीक है। तो अब इसके बराबर में बी के जगह पे क्या लिखना है, 4,052, ठीक है। अब प्लस, अब हम करेंगे यहाँ पे भाग, तो भाग करेंगे हम तो यहाँ पे गुणा रहेगा ना, भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा और यहाँ पे हमारा बचेगा 420। शेषफल कितना बचेगा, 420 बचेगा, ठीक है। शेषफल 420 बचेगा। अब फिर अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, कि ये जो शेषफल बचा है उसको यहाँ पे लिखते हैं, और जो यहाँ पे है हमारा भाजक, ये इसको हम बराबर के इधर मिलाते हैं अगले स्टेप में, ठीक है। हम एक चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं चरण 1, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम चरण 1, इस लाइन को, और इसको लिख सकते हैं चरण 2, तो ऐसे ही आप लोगों को लगाना है प्रश्नावलियों के सवाल, ठीक है। इसको लिख सकते हैं चरण 2। तो इसमें अब कितने बार में करना है, कितने बार में चला जाएगा, ये 9 बार में चला जाएगा, और शेषफल क्या बचेगा, 272, ठीक है। शेषफल 272 बचेगा। जब तक हमारा जो ये आ रहा है शेषफल, जब तक ये शेषफल शून्य नहीं आ जाता तब तक ऐसी प्रक्रिया करते रहेंगे। इस चीज़ को यहाँ पे लाएंगे और ये जो है अब इसको यहाँ पे लाएंगे। तो आगे स्टेप में हम करेंगे कि क्या करेंगे कि जो शेषफल है या जो भाजक है उसको पहले हम, तो 420 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद जो हमारा शेषफल बचा है उसको यहाँ पे, अब इसमें हम भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा और शेषफल बचेगा हमारा 148, ठीक है। अब फिर से यही प्रक्रिया करेंगे और यहाँ पे चरण नाम बदलते जाएंगे, चरण 1, चरण 2, चरण 3, ठीक है। यहाँ पे बदलता जाएगा चरण 3, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे चरण 3 आ जाएगा। जो यहाँ पे भाजक है उसको आगे लिखेंगे 272, फिर से जो शेषफल है उसको भाजक की जगह पे लिखेंगे, फिर से भाग लगाएंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 है ना, यहाँ पे 8 है। फिर से इसको करेंगे तो ये भी एक बार में जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 124। ये चरण 4 हो जाएगा, ठीक है। ये चरण 4 हो जाएगा, ये वाला चरण 4 हो जाएगा। अब चरण 5 में क्या करना है, चरण 5 में हमें क्या करना है कि जो यहाँ पे है, यहाँ पे उसको, यानी जो भाजक की जगह पे है उसको भाज्य की जगह पे लाना है, और जो शेषफल की जगह पे है उसको कहाँ पे लाना है, भाजक की जगह पे। तो अब इसमें करना है भाग, तो अब कितनी बार में जाएगा, एक बार में, ठीक है। 124 है ना,
124। तो ये भी जाएगा कितनी बार में, एक बार में, और बचेगा कितना हमारा 24 बचेगा शेषफल। ठीक है, तो इसको भी करते हैं छोटा। अब अगले चरण में हम जाएंगे, अगले चरण यानी चरण 6। जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक हम इस चरण को बढ़ाते रहेंगे, यानी जो भाजक की जगह पे होगा उसको कर देंगे हम भाज्य की जगह पे, और जो शेषफल के जगह पे होगा उसको कर देंगे भाजक की जगह पे। तो यहाँ पे 124 कर देंगे और बराबर शेषफल की जगह पे जो है उसको भाजक की जगह पे 24। तो अब फिर से भाग करेंगे तो कितनी बार है, 5 बार में जाएगा, और शेषफल क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो इसको भी छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं चरण 7 पे। जब तक नहीं आता 0 तब तक आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो अब चरण 7 में क्या करेंगे कि जो यहाँ पे 24 को आगे लाएंगे, 24 को आगे लाएंगे, और यहाँ पे शेषफल को 4 को भाजक की जगह पे लाएंगे और गुणा करेंगे तो कितनी बार में चल जाएगा, 6 बार में। और अब यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा, 0। तो अब एक मिनट, अब हम क्या करेंगे, अब तो शेषफल 0 भी आ गया, तो अब क्या करेंगे, अब करना है हमें, अब यहाँ पे लिखना है, अब मतलब इसके बाद लिखना है हमें कि यहाँ r बराबर 0 है। इसलिए HCF कितना हो जाएगा, HCF हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, HCF कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर है। तो फिर से एक बार समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे कह रहा था कि HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो संख्या दिया है उसमें सबसे छोटा कौन है, बड़ा कौन है। ठीक है, जो छोटा रहेगा उसको हम क्या ले लेंगे, B ले लेंगे। ठीक है, और जो बड़ा रहेगा उसको हम क्या ले लेंगे, उसको हम A ले लेंगे। ठीक है, जो बड़ा रहेगा उसको A की जगह पे लिखेंगे और जो छोटा रहेगा उसको B की जगह पे। एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है, प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है, तो इसी की जगह पे हम रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम भाग करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इसका करना है तो भाजक किधर रहता है, भाजक किधर रहता है, भाज्य बराबर भाजक। तो भाज्य कहाँ होता है, भाज्य क्या होता है, अंदर होता है, यानी 452 भागा 1276, ऐसे भाग लगाएंगे तो जो भी आएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे आएगा, फिर से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 420 बचेगा। ठीक है, यानी 3 दूना 6 आएगा। एक मिनट हम कर देते हैं एक लाइन, 3 दूना 6 आएगा, यहाँ पे 5 रहेगा, तो 3 दूना 6 आएगा, फिर से 3 पचे 15 आएगा, हासिल 1 बचेगा, 3 जीरो से 0, हासिल 1, और 3 चौक को 12। तो यहाँ पे एक मिनट इसको इधर करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे हम घटा लेते हैं इसको, तो 6 में से 6 जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर से यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 12 से 12 कट जाएगा तो 420 बचेगा, यानी शेषफल आएगा इतना, और भाजक कितना आएगा, ये आएगा। तो इसी तरह से आगे भी प्रक्रिया करते जाना है। आगे कब तक करना है कि जब तक R यानी शेषफल 0 नहीं आ जाता, R 0 जब तक नहीं आ जाता तब तक ऐसे ही प्रक्रिया आगे बढ़ाते रहना है, और जो शेषफल की जगह पे है उसको भाजक की जगह पे कर देना है। ठीक है, जो शेषफल की जगह पे है उसको भाजक की जगह पे कर देना है, जो भाजक की जगह पे उसको भाज्य की जगह पे कर देना है। तो यही था कॉन्सेप्ट।
लगाने का यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नावली 1.1 के साथ। थैंक यू।